नमस्कार। आज हम बात करेंगे समकालीन हिंदी कहानी की कुछ और प्रवृत्तियों की। पिछली कक्षा में हमने समकालीन हिंदी कहानी पर बात करते हुए मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन की कहानियों पर और जो लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के अवमूल्यन पर केंद्रित कहानियां हैं उन पर बात की, उन प्रवृत्तियों पर बात की जो इन दोनों के इर्द गिर्द दिखाई देती हैं। कुछ कथाकारों की बात की और तमाम समस्याओं की भी बात की थी। आज की कक्षा में हम सबसे पहले बात करेंगे कि समकालीन हिंदी कहानी में जो स्त्री जीवन है वो किस प्रकार आया है, स्त्री विमर्श किस प्रकार आया है, स्त्रियों द्वारा लिखी गई कहानियों में किस तरह आया है और पुरुषों द्वारा लिखी गई कहानियों में किस तरह आया है। और जब हम ये कह रहे हैं तो याद रखना चाहिए कि यह एकाएक समकालीन कहानी में ही नहीं हुआ है। समकालीन कहानी से बहुत पहले, जब एक तरह से कहें कि प्रेमचंद के समय से ही स्त्री जीवन केंद्र में रहा है। प्रेमचंद ने बहुत सी ऐसी उत्कृष्ट कहानियां लिखी हैं, कालजयी कहानियां लिखी हैं जिनके केंद्र में स्त्री जीवन है। जैनेन्द्र ने लिखी हैं, बाद के कहानीकारों ने लिखी हैं, स्त्री कथाकारों ने लिखी हैं। लेकिन जब हम समकालीन कहानी के दायरे में स्त्री जीवन की बात कर रहे हैं तो इसका विशेष मतलब है। विशेष मतलब यह है कि 80 के आसपास स्त्री विमर्श की गूंज हिंदी में उठती है। इस रूप में उठती है कि जो पूरी दुनिया में स्त्री विमर्श आ गया था, स्त्री विमर्शकार आ गए थे, उसकी ध्वनि स्पष्ट रूप से हिंदी कहानी में सुनाई देने लगी। आरंभिक तौर पर जिन स्त्री कथाकारों ने इस तरह की कहानियां लिखी वे अपने को स्त्री विमर्श से जुड़ी कथाकार नहीं कहलाना चाहती। कृष्णा सोपती जी, मृदुला गर्ग जी, चित्रा मुद्गल जी, ये तमाम लोग हैं, ये अपने को ये नहीं कहना चाहते कि सीधे सीधे कि ये स्त्री विमर्श की कथाकार हैं। लेकिन इनकी कहानियों में, इनके उपन्यासों में पहली बार वे चीजें दिखाई दी या उस तरह की ध्वनियां सुनाई दी जो पूरी दुनिया में स्त्री विमर्शकार कह रहे थे, सुना रहे थे। तो हमें ये याद रखना होगा। मैं जब कह रहा था कि तमाम अन्य लोगों ने यानी पुरुषों ने भी स्त्री जीवन को बहुत प्रमुखता से रेखांकित किया है, बल्कि उस तरह रेखांकित किया है कि आप कहेंगे कि यह तो स्त्री विमर्श की चीज है। आप देखें, नागार्जुन को याद करें। नागार्जुन की एक कविता है तालाब में मछलियां, ये 1948 की कविता है। 1948 में यह कविता छप जाती है, जबकि सिमोन द बुआ की किताब द सेकेंड सेक्स 1949 में फ्रेंच में प्रकाशित होती है। यानी इस कविता के प्रकाशन के एक वर्ष बाद सिमोन द बुआ की किताब प्रकाशित होती है। वह किताब जिसने एक तरह से पूरी दुनिया में स्त्री विमर्श के लिए एक पृथ्वी तैयार की, एक जमीन तैयार किया। जाहिर है कि नागार्जुन सिमोन द बुआ के विचारों से प्रभावित नहीं थे। नागार्जुन भारतीय सामाजिक संरचना से गहरे परिचित थे और चूंकि मुक्ति का स्वप्न देखने वाले व्यक्ति थे, मुक्ति उनकी आकांक्षा के केंद्र में थी, इसलिए वे तालाब की में मछलियां जैसी कविता, तालाब की मछलियां जैसी कविता लिखते हैं। कविता की कुछ पंक्तियां सुने। हमें इन्होंने कैद कर लिया तालाबों में, इसीलिए तो तुम्हें इन्होंने कैद कर लिया, साथ साथ डेवढ़ियों वाली हवेलियों में, सुविधा और सामर्थ्य के मुताबिक। अब आप देखें, इस कविता की पंक्तियों को देखें। एक मछली जो है वो एक स्त्री से संवाद कर रही है और कह रही है कि मैं तालाब में कैद हूं, तुम घर के भीतर कैद हो। और जिसकी जैसी सुविधा है, जिसकी जैसी ताकत है, उसका वैसा कैद खाना है। यानी कि कुछ स्त्रियां जो तमाम जगहों पर, गांवों में, व्यवस्था में आजाद दिखाई देती हैं, क्या वे सचमुच आजाद हैं? ये 1948 में सवाल कर रहे थे नागार्जुन। हो सकता है व्यवस्था में वो घर से बाहर निकली हों, क्योंकि पितृसत्ता अपनी जानकारी में और ताकत रहते तो किसी स्त्री को चौखट से बाहर न निकलने देगी। वो उसके चाल चलन में नहीं है। अगर कोई स्त्री निकल गई
तो जाहिर है कि कोई और विवशता होगी, पितृसत्ता की स्वीकृति नहीं होगी। तो नागार्जुन ये सवाल उठा रहे थे 48 में। 1942 में भारत में महादेवी वर्मा की किताब श्रृंखला की कड़ियां प्रकाशित हो चुकी थी और उसके निबंध एक तरह से देखें तो लगभग उसके यानी 42 से लगभग 20 वर्ष पीछे की अवधि से लिखे जा रहे थे। 1920 के बाद से ही लगातार महादेवी वर्मा वे निबंध लिख रही थी, जिसे 42 में उन्होंने संकलित किया एक किताब के रूप में। वे भारत में स्त्रियों की दशा दुर्दशा पर विचार कर रही थीं, उनकी मुक्ति की संभावनाओं पर विचार कर रही थीं। अगर आप हिंदी में स्त्री विमर्श की सैद्धांतिकी की कोई पहली किताब पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, यदि अब तक आपने उसे न पढ़ा हो तो श्रृंखला की कड़ियां नाम की पुस्तक आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। यह वह किताब है जिससे आपको वास्तव में यह समझ में आएगा कि भारतीय स्त्री की मुश्किलें क्या थीं 1942 तक, और क्या वो 42 के बाद बदल गईं? बदली हैं, 80 के बाद बदली हैं, लेकिन मूल में वो सारी चीजें अब भी हैं जो महादेवी वर्मा रेखांकित कर रही थीं तब। इसलिए उसको समझने के लिए जरूरी है कि आप श्रृंखला की कड़ियां एक बार जरूर समझें, जरूर पढ़ें, स्त्री विमर्श को समझने के लिए, कहानी में या कविता में या कहीं पर भी समझने के लिए। उसके बाद आप सिमोन द बुआ को पढ़ें या जो तमाम गायत्री स्पिवाक को पढ़ें, जिस भी विमर्शकार को पढ़ना चाहते हैं, चाहती हैं, आप पढ़ें। लेकिन मूल रूप से, मुख्य रूप से जब आप शुरुआत करें तो इनको जरूर पढ़ें, इनको जरूर देखें। एक बात और इस संदर्भ में हम कहें और उसके बाद आगे बढ़ें और देखें कि एक और कविता थी नागार्जुन की 1945 की लखिमा। उसमें भी उन्होंने जो अंतःपुर थे सामंतों के, उनको पशु कारागार कहा था अपनी कविता में। यानी कि हमारे वहां जो सोचने समझने वाले लोग रहे हैं वो दलित वंचित वर्ग और स्त्रियों पर लगातार लिखते रहे हैं, उनकी मुक्ति के बारे में लगातार लिखते रहे हैं, सोचते और समझते रहे हैं। 80 के बाद सैद्धांतिक रूप से ये चीजें सामने आ गईं। 80 के बाद यह भी हुआ कि स्त्रियां अपनी इच्छाएं कहने लगीं, वे इच्छाएं जिन्हें कहना एकदम वर्जित था। आप स्त्री कथाकारों की कहानियों को पढ़ेंगे, खास तौर पर 90 के बाद के स्त्री कथाकारों की कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऐसे विषय उन कहानीकारों ने उठाए हैं जो उनके पहले लोग उठाने की हिम्मत ही नहीं कर सकते थे। आप अगर जैनेन्द्र को याद करेंगे, सुनीता नाम के उपन्यास को याद करेंगे और उसके अंत को लेकर जो विवाद हुआ था उसको याद करेंगे, और फिर अगर आप मृदुला गर्ग के उपन्यास चितकोबरा को याद करेंगे जिसको लेकर मुकदमा हो गया और तमाम तरह के आक्षेप लगाए गए, और फिर आप 90 के बाद की कहानियों को देखेंगे और हाल फिलहाल पिछले 10 वर्षों में लिखी गई कहानियों को देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि परिदृश्य बहुत बदल गया। यानी कि प्रेमचंद के समय में जिस तरह स्त्री जीवन केंद्र में आया था, आज ठीक उसी रूप में नहीं आ रहा है। आज जब स्त्री जीवन आ रहा है तो सिर्फ यह बताने के लिए नहीं आ रहा है कि स्त्री जीवन उपेक्षित है या वह उपेक्षिता है, बल्कि इसलिए भी आ रहा है कि स्त्रियां चाहती क्या हैं, अपने लिए वो किस तरह का अवकाश चाहती हैं, किस तरह का स्पेस चाहती हैं, और जो पितृसत्ता के साथ उनका संघर्ष है उसकी ध्वनि भी आपको सुनाई देती है। सीधी टक्कर है इन कहानियों में। जो 90 के बाद के स्त्री कथाकार हैं, अगर आप उनकी कहानियों को पढ़ेंगी तो आपको पितृसत्ता के साथ उनकी सीधी टक्कर दिखाई देगी। आंख में आंख डालकर वो बात करती हैं। वो देह का प्रश्न हो, वह स्त्री पुरुष संबंध का प्रश्न हो, वह परिवार का प्रश्न हो, वह तमाम तरह के संबंधों का प्रश्न हो, आपको ये सारी चीजें वहां स्पष्ट रूप में दिखाई देंगी, बिना किसी संकोच के दिखाई देंगी। तमाम तरह की नैतिकता के प्रश्न भी जुड़ जाते हैं इसके साथ, इन पर बहसें भी हो चुकी हैं। हमें इन सबको अपने याद रखना चाहिए। जब हम स्त्री विमर्श की मैं बात कर रहा था और महादेवी जी की को याद कर रहा था अभी, तो यह भी याद किया जाना चाहिए कि महादेवी जी ने पहली बार इस ओर ध्यान दिलाया था
कि दंगे अनिवार्य रूप से स्त्री विरोधी होते हैं। कोई ऐसा दंगा आप याद नहीं कर सकते जिसमें स्त्रियों के साथ अत्याचार न हुआ हो। और यह कि यह पितृसत्ता की समझ रही है कि यदि विरोधी को पराजित करना है तो उसकी स्त्री को अपमानित करो। स्त्रियों के अपमान, और इस दृष्टि से आप देखेंगे तो पूरा इतिहास भरा पड़ा है। एक राजा हार जाता है तो उसे अपनी बेटी देनी पड़ती थी उस राजा को, बहन देनी पड़ती थी उस राजा को। जब कोई जीत लेता था स्त्रियां मांगी जाती थी। यह जो पूरा प्रसंग था स्त्रियों को लेकर, इन सबको प्रश्नांकित किया है स्त्री विमर्श ने। जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी में जब ध्रुव स्वामिनी सवाल खड़ा करती है कि मैं भेंट की कोई वस्तु नहीं हूं, तो एक बड़ा प्रश्न था उस दौर में। एक ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से जयशंकर प्रसाद 20वीं शताब्दी में जो तमाम स्त्री प्रश्न सामने आ गए थे उनको लेकर आते हैं। प्रेमचंद इसी तरह लेकर आते हैं। उस समय स्त्री दर्पण जैसी पत्रिका निकल रही थी। रामेश्वरी नेहरू जैसे लोग उस समय गृहलक्ष्मी और स्त्री दर्पण जैसी पत्रिकाएं संपादित कर रहे थे और उनमें स्त्री चेतना की चीजें छप रही थीं। जाहिर है कि जब 20वीं शताब्दी के उस पूर्वार्ध में जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद लिखते हैं तो उन पर यह जो स्त्री चेतना का प्रसार हो रहा था उसका प्रभाव पड़ना ही था और वो पड़ा था। और जब 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह प्रभाव पड़ रहा था तो यह कैसे हो सकता है कि 80 के बाद के समय में न पढ़े, जबकि स्त्रियां लगातार पढ़ने लिखने लगीं, स्त्रियां कदम से कदम मिलाने लगीं, उन रोजगारों की ओर स्त्रियां बढ़ गईं जिन्हें एकदम वर्जित माना जाता था। वो जहाज उड़ाने लगीं, वो सेना में भर्ती होने लगीं, प्रशासक तो वो पहले ही होने लगी थीं, प्रोफेसर तो वो पहले ही होने लगी थीं। ये तमाम चीज़ें ऐसी हुईं दुनिया भर में और भारत में भी, जिसने नए सिरे से स्त्री जीवन को समझने की ओर लोगों को बढ़ाया, प्रेरित किया कि स्त्री जीवन को नए ढंग से सोचिए। आपको अगर पता हो तो ये देखिए कि 80 के बाद परिवार में भी स्त्रियों और पुरुषों के बीच कितनी दूरी थी। भाई और बहन के संबंधों का मूल्यांकन करिए, पति और पत्नी के संबंधों का मूल्यांकन करिए, और फिर 80 के बाद और विशेष तौर पे 90 के बाद की जो पारिवारिक संरचना बदली है उसमें बेटियों को जो महत्व मिला है, बहनों को जो महत्व मिला है, इसको भी समझने की कोशिश है। जब मैं ये कह रहा हूं तो यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ पश्चिम से आए स्त्री विमर्श ने ही नहीं बदला है भारतीय समाज को। भारतीय समाज की अपनी जो तमाम अंतः प्रक्रियाएं हैं, जो अंतः संघर्ष हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ बदला है। उनका भी एक तरह से परिणाम आपको इन कहानियों में दिखाई देता है। वैचारिकी हो सकता है पश्चिम से आई हो, लेकिन याद रखिए कि महादेवी उसके पहले भारत में कर चुकी थी। ये आप उसके पहले भक्त कवित्रियों के वहां जाएंगे, जो चेतना आपको दिखाई देगी वह भी आपको दिखाई देगी। मैं पश्चिम में जो स्त्री विमर्श हुआ आया, मैं उसका अवमूल्यन नहीं कर रहा, मैं उसके महत्व को कम नहीं कर रहा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत में जो स्त्री विमर्श आया है वह इस पृथ्वी की देन है, वह इसी धरती की देन है, वह इस समाज की देन है। अगर पश्चिम से यह न भी आया होता तो भी भारतीय समाज में स्त्रियों के बीच जो बदलाव दिखाई दे रहा है वह दिखाई देता, वह होता। पश्चिम से आए विचारों ने उसमें थोड़ा सा और कहेंगे कि अग्रगामिता दिखा दी है, थोड़ी मदद कर दी है। बस ये चीज जरूर याद रखें इस बात को। ये सब कुछ बाहर का नहीं है। लोहा भी इधर का है, धार भी इधर की है। थोड़ा कुछ हो सकता है उधर से भी लिया हो लोगों ने, और जिन लोगों ने, ऐसे कथाकार भी हैं कि जिन लोगों ने पूरा का पूरा बाहर से ले लिया है, उनकी कहानियां सिर्फ पढ़ी गईं और भुला दी गईं, वो प्रासंगिक नहीं हैं। वही कहानियां महत्वपूर्ण कहानियां हैं और भविष्य में भी बनेंगी, जिनकी जड़ें भारतीय सामाजिक संरचना में गहरे धंसी होंगी। वही कहानियां महत्वपूर्ण हैं और होंगी जिनके कथाकारों को यह बोध होगा कि भारतीय सामाजिक संरचना की संश्लिष्टता कैसी है,
वो उसकी गहराई में उतर पाएंगे या पाएंगी, तभी बात बनेगी। और ये हुआ है, ऐसी कहानियां आई हैं। मैं कुछ कहानियों का जिक्र करता हूं, कुछ बात करता हूं, उसके बाद हम लोग करेंगे। गीतांजलि श्री की कहानी आप देखेंगे, मैत्रेयी पुष्पा की कहानी, जो फैसला का मैंने जिक्र किया, लोकतंत्र के संदर्भ में किया, लेकिन जो चेतना आई है उस पर विचार करें। और वो यहीं के अंतः संघर्ष जो है, अंतः भीतरी जो संघर्ष चलते रहे हैं, वो उनका नतीजा रहा है। गोमा हस्ती है जैसी कहानी है उनकी, अर्चना वर्मा की राजपाट कहानी है, सुधा अरोड़ा की काली लड़की, ममता कालिया की बोलने वाली औरत, मृदुला गर्ग की हरी बिंदी, ये पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी है दोनों, बोलने वाली औरत और हरी बिंदी। अभी मैं थोड़ी सी बात करूंगा इन कहानियों पर। कमल कुमार की नहीं बाबूजी नहीं, मेहरुन्निसा परवेज की टोना, गीतांजलि श्री की अनुगूंज, मृणाल पांडे की लड़कियां, चित्रा मुदगल की लकड़बग्घा, नासिरा शर्मा की बिलाव, सुशीला टाक भौरे की सिलिया, कविता की उलट बांसी, मनीषा कुलश्रेष्ठ की फांस, पंखुरी सिन्हा की कोई भी दिन, ये ऐसी कहानियां हैं जिनमें आपको नई स्त्रियां दिखाई देंगी। इनमें आई स्त्रियां, शायद आपको लगे कि आप पहली बार देख रहे हैं ऐसी स्त्री। तो बदला है, स्त्री विमर्श ने हिंदी कहानी का चरित्र बदला है। अब हिंदी कहानी में नायक नायिका का जो मसला है वह बहुत पुराने ढंग का नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि एक घरेलू स्त्री है और वो कुछ अपने दुख कहे जा रही है। आपको ऐसी स्त्रियां दिखाई देंगी जो तमाम संघर्षों को करते हुए अपने प्रति होने वाले हर अत्याचार का प्रतिकार करती हैं, वो उसके विरुद्ध खड़ी होती हैं। और ऐसे पुरुष भी इन कहानियों में आपको दिखाई देंगे जो स्त्री रचनाकारों ने लिखी हैं, जिसमें नए पुरुष हैं, ऐसे पुरुष जो स्त्री को अपने जैसा समझते हैं, अपने बराबर समझते हैं, और यह करके वो कोई कृपा नहीं करते उन पर। हिंदी कहानी ने स्त्री विमर्श के आने के बाद सेक्स और जेंडर जैसे विषय पर भी बहस को नए सिरे से, कहेंगे कि फिर चर्चा में ला दिया है। इस बहस को नया बना दिया है उन्होंने। क्या बड़ा है मामला। पहली ये बहस बहुत महत्वपूर्ण है स्त्री विमर्श के संदर्भ में, इसको याद रखना होगा, देखना होगा। इस बहस ने आधी आबादी के लिए नई खिड़कियां खोल दी हैं, एक नया संसार खुला है। मैं जिक्र कर रहा था कि आरंभिक स्त्रीवादी लेखन में कृष्णा सोपती के वहां भी आपको यह चीज दिखाई देगी, लेकिन जिस त्वरा के साथ 90 के बाद वो चीज आई है वो वहां नहीं दिखाई देगी। कृष्णा सोपती को पढ़ते हुए, जिन दिनों कृष्णा सोपती लिख रही थी, 6ठे-7वें दशक में, बाद तक लिखती रही वो, तब लोगों के लिए एकदम अचंभे की बात थी। लेकिन वो अचंभा और बढ़ गया जब गीतांजलि श्री जैसी कथाकार, सारा राय जैसी कथाकार 90 के बाद परिदृश्य पर आई। उन लोगों ने कुछ ऐसा किया कि लोगों को लगता था कि ये तो बहुत आगे बात चली गई, और वो बहुत जरूरी बात थी। ये बहस सेक्स और जेंडर की इन कहानियों के भीतर से पैदा हुई है, और पुरुष पाठकों को पहली बार यह पता चला कि समाज स्त्रियों के प्रति कितना अत्याचार करता रहा है, स्त्रियों के प्रति किस प्रकार का, एक तरह से कहें कि जो आचरण रखता रहा है वह कितना निंदनीय आचरण रहा है, नहीं रखना चाहिए था। इस बहस ने पुरुषों के दिमाग की भी खिड़कियां खोली हैं। सेक्स और जेंडर की बहस ने साहचर्य की नई खिड़कियां खोली हैं, साथ रहने का सलीका दिया है कि पुरुष को स्त्री के साथ किस प्रकार रहना चाहिए, भाई को बहन के साथ किस तरह रहना चाहिए, पिता को बेटी के साथ किस तरह का आचरण करना चाहिए। एक बड़ी उपलब्धि है स्त्री कथाकारों की कहानियों की है। समाज बदला है इन कहानियों के माध्यम से, बहुत नहीं बदला, आंशिक ही सही, लेकिन बदला है और बदलेगा। ये चीजें होती चली जा रही हैं। कभी देखिए कि हमारे समाज में स्त्रियों को प्रेम करना भी सिखाया जाता है। ये स्त्रीवादियों ने सवाल उठाया कि क्या कभी इस ओर ध्यान गया है कि हम सिखाते हैं कि किस तरह का आचरण तुमको करना चाहिए, कैसे प्रेम करना चाहिए, क्या यह होना चाहिए? और सिर्फ स्त्रियों को सिखाते हैं, पुरुष को नहीं सिखाते। तो पहली बार यह बात भी केंद्र में आई है, और ये कहानियां आई हैं लेकर के।
पहली बार आपको ऐसी कहानियां दिखाई देंगी स्त्री विमर्श के आने के बाद, और पर्याप्त संख्या में स्त्री कथाकारों के आने के बाद आपको यह दिखाई देगा कि ये स्त्रियां अपने प्रेमियों को कटघरे में खड़ा करती हैं, प्रेमी को कटघरे में खड़ा करती हैं, अपने पति को कटघरे में खड़ा करती हैं। पहले ऐसा नहीं था। यानी कि स्त्री विमर्श ने एक काम तो किया है कि स्त्री पुरुष संबंधों में देवता को स्थगित करा दिया। न तो स्त्री देवी है, न पुरुष पति देवता है। दोनों हाड़ मांस के लोग हैं, दोनों की अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, दोनों के भीतर कमियां हैं, दोनों के भीतर कुछ ताकतें हैं। मिल मिलाकर परिवार बनेगा, मिल मिलाकर संबंध बनेगा। स्त्री विमर्श ने समझ का यह एक तरह से नया दायरा विकसित किया है, समझ की का नया दरवाजा खोला है। खिड़की नहीं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, दरवाजा कह रहा हूं। दरवाजा ही खोल दिया है। ये चेतना का नया दरवाजा है जिसमें आप नहीं समझ पाते थे, देखते थे। साहित्य का यही काम तो होता है कि आप बरसों से जिसे देख रहे हैं लेकिन वो आपके अवचेतन में है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। साहित्य उसे आपकी चेतना का हिस्सा बना देता है। राह का पत्थर होता है, आप उससे बचकर रोज निकल जाते हैं। धीरे धीरे वो पत्थर रास्ते में रहता है लेकिन आप उसे भूल जाते हैं क्योंकि आपको आदत पड़ गया है। आप रात के अंधेरे में भी उससे बच के निकल जाते हैं। साहित्य राह में पड़े हुए उस पत्थर के पत्थरीकरण का आपको बोध कराता है और यह बताता है कि आपने अपनी राह भले ही बना ली हो, राह का पत्थर तो वही है। स्त्री विमर्श ने पितृसत्ता रूपी राह के पत्थर की पहचान कराई है। पहली बार आप इन कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पितृसत्ता के इस चेहरे से आप परिचित नहीं थे, पितृसत्ता का यह रूप आपने नहीं देखा। स्त्री विमर्श ने पहली बार यह किया है कि आप स्त्री को सिर्फ देह मत मानिए। हालांकि बहुतेरे लोगों की यह समझ है कि स्त्री विमर्श के बाद जो कहानियां आई वो देह केंद्रित कहानियां, ऐसा नहीं है। प्रथम चरण में ऐसी कहानियां आई, लेकिन उसके बाद वो संघर्ष की कहानियां हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्ष की कहानियां हैं। इसलिए स्त्री विमर्श की कहानियों को सिर्फ देह की कहानियां न समझें। देह प्राथमिक चीज है क्योंकि स्त्री पर सारे आक्रमण देह के माध्यम से होते हैं, स्त्री का सारा शोषण देह के माध्यम से होता है। तो इन कहानियों ने पहली बार यह सचेत किया कि स्त्री की देह है तो उस देह पर उसका अधिकार है, कोई और उसका स्वामी नहीं हो सकता, कोई और उसका मालिक नहीं हो सकता। जिसकी देह वही उसका मालिक है, और कोई कैसे हो सकता है मालिक उसका? वह तय करेगी ना अपने शरीर के बारे में, जो कुछ भी निर्णय लेना है वह एक स्त्री तय करेगी। इस विचार को स्त्री कथाकारों ने और कुछ पुरुष कथाकारों ने भी बहुत प्रभावशाली ढंग से सामने रखा है, और यही उपलब्धि है, यही वो चीज है जिसे हम रेखांकित करना चाहते हैं। क्योंकि जब विमर्श आता है तो कर क्या रहा है वो? यानी कि स्त्री विमर्श कोई फैशन की चीज नहीं है, यह एक तरह से कहें तो सांस्कृतिक बदलाव का अस्त्र है, वो सांस्कृतिक बदलाव का हथियार है। और ये हथियार हमारे पास आया है, महादेवी वर्मा के माध्यम से भी आया है, भारतीय विमर्शकारों के माध्यम से भी आया है, और पश्चिम के विमर्शकारों के माध्यम से भी आया है। सब कुछ किसी एक का नहीं है। यह महत्वपूर्ण चीज है जिसे हमें जानना होगा, समझना होगा। जो सबसे बड़ी बात हुई है स्त्रीवाद के आने से कि उसने पुरुषों के और पितृसत्ता के मन और मस्तिष्क का पूरा मिजाज बदल दिया है, पूरा मौसम बदल दिया है मन और मस्तिष्क का। पुरुषों का मन और मस्तिष्क कोई और बदल नहीं सकता था। इसे पिछले 50 वर्षों में स्त्री विमर्श ने बदला है। स्त्री विमर्श के इर्द गिर्द रची गई कहानियों ने बदला है, और बिना विमर्श को साथ लिए भी स्त्री जीवन की गहरी समझ से प्रेरित स्त्रियों द्वारा लिखी गई और पुरुषों द्वारा लिखी गई कहानियों ने भी बदला है। तो एक बड़ा मसला है स्त्री विमर्श, स्त्री जीवन, उसके इर्द गिर्द लिखी गई कहानियां
और जब हम स्त्री विमर्श की बात कर रहे हैं तो यह याद रखिए कि यह सिर्फ शहरी जीवन की कहानियों की बात हम नहीं कर रहे हैं। मैत्रेयी पुष्पा का संदर्भ इसीलिए लिया क्योंकि वो गांव की स्त्री की कहानियां कहती हैं। ऐसे बहुतेरे लोग आए हैं, कुछ पुरुष कथाकार भी हैं जिन्होंने गांव की स्त्रियों की कहानियां कही हैं। शिवमूर्ति की तो गांव की स्त्री की ही कहानी कह रहे थे, महत्वपूर्ण और महान कहानी कही उन्होंने। अखिलेश के वहां आपको गांव की स्त्रियां दिखाई देंगी। तो ये सारे प्रसंग हैं और ये पुरुष कथाकार हैं। इनमें से कई लोग सीधे सीधे स्त्री विमर्श से नहीं, अन्य विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, अन्य विचारधाराओं से खाद पानी ग्रहण करते हैं, रोशनी लेते हैं। और अपना तो एक आलोचनात्मक विवेक है ही, क्योंकि जिस कथाकार के पास अपना आलोचनात्मक विवेक नहीं होगा वह सिर्फ विमर्श का उल्था करेगा या करेगी। जो विमर्श को ठीक से समझेगा, अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को समझेगा, जो भारतीय जमीन है उसको समझेगा। और भारतीय जमीन में जब कह रहा हूं तो कोई एक जमीन नहीं है, यहां पर भी सांस्कृतिक विविधता है। उत्तर पूर्व अलग ढंग से है, दक्षिण अलग ढंग से है, मध्य प्रांत अलग ढंग से है। इसको भी समझने की जरूरत है। जब हम भारतीय संस्कृति कहते हैं तो यह एक संश्लिष्ट पद है, सब मिलाकर बनता है, इसी में इसका सौंदर्य है। तो जो कथाकार, इसीलिए प्रेमचंद अब जिस क्षेत्र को ठीक से समझते थे उसी क्षेत्र को उन्होंने उठाया, लेकिन इस तरह उठाया कि वह पूरे भारत की ध्वनि बन गया। तो जो भी समर्थ कथाकार होता है, चेतस कथाकार होता है, कवि होता है या होती है, वह भले ही एक फणीश्वरनाथ रेणु ने एक अंचल को उठाया और महान रचना की जो पूरे भारत के लिए उतनी ही प्रासंगिक है। तो किसी भी विमर्श के साथ जाइए, विचार के साथ जाइए, अगर आलोचनात्मक विवेक है और आप भारतीय सामाजिक संरचना को समझते हैं तो आपकी कहानी उल्लेखनीय होगी। और ऐसे ही लोगों की कहानियां उल्लेखनीय हैं स्त्री विमर्श के आने के बाद। तो समकालीन हिंदी कहानी की एक बड़ी प्रवृत्ति है स्त्री जीवन को केंद्र में लिखकर रखी गई कहानियां। स्त्री विमर्श उसका सहयात्री है और बड़ी उपलब्धि यह कि इन कहानियों ने, इस विमर्श ने साहचर्य का नया सौंदर्य शास्त्र दिया है, समाज को नई रोशनी दी है, नया रंग और ढंग दिया है। और इस बहाने हिंदी कहानी का शिल्प भी बदला है, हिंदी कहानी की भाषा बदली है और हिंदी कहानी का कथ्य तो बदल ही गया है। उन इलाकों की ओर हिंदी कहानी गई है जिस ओर कभी कोई सपने में भी नहीं सोचता था कि कहानी जाएगी, इन विषयों पर कभी कहानी लेखन होगा। तो ये सब चीज़ें आई हैं। तो स्त्री विमर्श और स्त्री जीवन को केंद्र में रखें जब आप समकालीन हिंदी कहानी को समझें, समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।